हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में एक सेंट्रल उनकी इनविजिबल गुडविल होती है, जो कि कस्टमर्स के मन में उस कंपनी को देखने का एक नजरिया डेवलप करता है। बैंकिंग बिजनेस की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट गुडविल होती है ट्रस्ट, जो कि यस बैंक ने लूज कर दिया था 2022 में जब वो क्रैश आया था। नो डाउट कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ये काफी ज्यादा हो गया था। स्टॉक प्राइस सीधा 400 से डायरेक्ट सिंगल डिजिट में आ गया। यस बैंक इंडिया की मोस्ट आर्टिफिशियली बचाए जाने वाली कंपनी है। और इन जनरल क्या होता है कि अगर राइवल यानी कॉम्पिटिटर अगर खत्म हो रहा होता है, तो उसे खत्म करने में बची कुची कसर भी पूरी कर दी जाती है। बट ये एक ऐसा अनोखा केस है कि जहां राइवल्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस एंड एसबीआई और न जाने कितनी बैंक्स ने मिलके इस बैंक को बचाया था, अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑक्सीजन दिया था। क्योंकि आरबीआई को एक कंसर्न ये भी था कि यस बैंक की जो ब्रांड रेपुटेशन है, अगर ये कोलैप्स हुई तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के उस ट्रस्ट पर एक अच्छा खासा डैमेज पहुंचेगा। अच्छी बात यह है कि बैंक सर्वाइव कर गया, प्रॉफिट्स फिर से आ गए, एनपीएस एक स्टैंडर्ड रेंज में आ गए, बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, इवन जापानीज जायंट लाइक एसएमबीसी ने भी इस कंपनी में स्टेक परचेस किया है। प्रॉब्लम यह है कि आइडली एक रेंज ब्रेक नहीं हो रही। ये जो 15 से 30 की एक जो रेंज बना ली है स्टॉक ने, वो ब्रेक नहीं हो रही, वो भी कब से, जो कि देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इस कंपनी में इन्वॉल्व है। लाइक कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि आप देखो सुजलॉन, वोडाफोन, रिलायंस, ये सब बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं। उनमें से एक है यस बैंक। तो ये समझना जरूरी है कि ये एक डेड स्टॉक वाली वाइब क्यों दे रहा है। तो अगर आप नंबर्स देखोगे तो प्रॉफिट्स 44% से इंक्रीज हुए हैं। रिटर्न ऑन एसेट आरओए फाइनली 1% पर आ गया, पहले तो बहुत कम था। ग्रॉस एनपीए 1.3% एंड नेट एनपीए 0.2%। वेरी गुड। कासा भी 35% तक पहुंच चुका है। तो ये सारे नंबर्स एक स्टैंडर्ड लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। बट बैंकिंग का कोर इंजन क्या होता है, फंडा क्या होता है कि कम इंटरेस्ट पर फंड लेके आना और हायर इंटरेस्ट पर एज अ लोन उसे बांटना। अब इस कोर इंजन की जो एफिशिएंसी वो डिसाइड होती है कि बैंक की स्टेबिलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। अगेन इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ट्रस्ट से, क्योंकि इन जनरल इस फैक्टर पर बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंडेंट करते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है, उतना सस्ते में फंड मिल जाता है। यस बैंक में भी वही चीज है। आप देखो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.5% के आसपास है। वहीं पे कोटक एंड आईसीआईसी में अप्रॉक्स 4.5% एंड एचडीएफसी एंड एक्सिस में 3.6% के आसपास है। एनआईएम के केस में ये 1-2% का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा माना जाता है। और ये इसलिए ही होगा क्योंकि यस बैंक की फंडिंग जो है वो बहुत कॉस्टली है। लोन ग्रोथ भी कंपेरेटिवली अदर बैंक यस बैंक में काफी कम है। लेटेस्ट क्वार्टर में ठीक है अच्छा खासा गैप जंप हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टर में लोन ग्रोथ अप्रोक्स 11% है। इसके बाद स्टॉक डायलूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। उस क्रैश के बाद अर्जेंट कैपिटल के लिए बैंक ने 15,000 करोड़ का एफपीए लॉन्च किया था, जिसमें बैंक जो है वो इमेंस नंबर ऑफ न्यू शेयर्स बैंक ने इन्वेस्टर्स को बांटे थे। तो प्री एफपीओ नंबर ऑफ शेयर्स जो थे मार्केट में वो 231 करोड़ थे। आफ्टर एफपीओ ये नंबर बढ़ के 3,137 करोड़ हो गए, मतलब पूरा सैलाब आ गया था। बट प्रॉफिट्स उस प्रोपोर्शन में नहीं थे और आज भी उस प्रोपोर्शन में तो नहीं बढ़ रहे हैं। और ईपीएस बहुत मैटर करता है एज अ इन्वेस्टर्स एंगल। ईपीएस मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर। इसको एक अगर एग्जांपल से समझे तो मान लो प्रॉफिट एक पिज्जा है और उसमें जो स्लाइस है वो शेयर होल्डर्स है। अब इस सेम प्रॉफिट में जितने स्लाइस बढ़ते जाएंगे, यानी शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, तो पर शेयर होल्डर जो प्रॉफिट है, जो पिज्जा है, वो कम होता जाएगा। यानी ईपीएस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। नो डाउट अब ईपीएस बढ़ भी रहा है, बट अभी भी बहुत कम है, जिसे आप इस पीएनएल में भी क्लियरली देख सकते हो। अब देखो आपने देखा होगा कि बैंक के प्रॉफिट्स में अच्छा खासा उछाल आ रहा है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है। यस बैंक की लीगेसी प्रॉब्लम क्या थी, कॉर्पोरेट लोन्स और उससे बढ़ने वाले एनपीएस। तो हुआ क्या कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट कमा रही थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी समझो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही थी, तो कई बार ऐसा हुआ है कि 40 रुपए नेट प्रॉफिट दिखाया और 60 रुपए एज अ प्रोविजन रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा एज अ प्रोविजन साइड पे रखा था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस्ड लोन बहुत ज्यादा थे कंपनी में। तो अगर इन फ्यूचर किसी तरह के बैड लोन्स अगर सामने आते हैं, तो बैंक इस प्रोविजन से जो उन्होंने प्रॉफिट में से साइड पे रखा था, उससे इस लॉस को कवर कर सकेंगे। अब समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि एनपीए कम होता जा रहा है, तो वो जो प्रोविजन अमाउंट्स है वो भी कम होती जा रही है। और वो कम क्यों हो रही है, वो सीधा जा रहा है प्रॉफिट में। तो इसलिए भी प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। नो डाउट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अगर एनपीए कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
इसके अलावा हमने आगे देखा कि कंपनी का आरओए 1% है। बाकी की जो टॉप बैंक्स है लाइक आईसीआईसीआई, कोटक, इनमें ये नंबर 2% से ज़्यादा है एंड एचडीएफसी एंड कोटक में 1.5% के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि यस बैंक 100 रुपए के लोन पे 1 रुपया एज अ प्रॉफिट कमा रहा है। पहले तो बहुत कम था, 1% तो अभी हुआ है। अब इस सिनेरियो को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हर बैंक की, हर कंपनी की अपनी एक परिस्थिति होती है। उस हिसाब से उनका जो स्ट्रेटेजिक लुकआउट रहता है वो चेंज हो जाता है। यस बैंक का फोकस अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम करना है, ताकि आरओए एंड जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो स्टैंडर्ड लेवल तक लाया जा सके। इसलिए ये लोग ब्रांचेस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यहीं पे इसी साइज की एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन दोनों में आप बहुत अच्छा एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि दोनों बैंक लगभग लगभग एक ही साइज की है। तो मैं ये कह रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये यस बैंक के कंपैरिजन में 3 गुना स्पीड से ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर तेजी से धंधा बढ़ाना है तो फुटफॉल बढ़ाना पड़ेगा। और फुटफॉल तब बढ़ेगा जब कस्टमर के नियर बाई ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होंगी। तो क्रक्स ये है इस वीडियो का कि नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट बैंकिंग कोर जो पैरामीटर्स हैं लाइक एनआईएम, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ फंड्स, एनपीए, बैलेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग, रिटेल लोन्स, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, ये सारे नंबर्स जो कि एक बैंक की कोर हेल्थ को डिफाइन करते हैं, ये स्टैंडर्ड लेवल पर अभी नहीं है। इसलिए एक पॉज लगा हुआ है स्टॉक प्राइस में। इवन ईपीएस एंड पी रेशियो, अगर पी रेशियो की मैं बात करूं तो स्टॉक प्राइस एक्सप्लोड नहीं हो रहा है जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं। स्टिल कंपनी का जो पी रेशियो है वो अमंग पीयर्स काफी ज्यादा है, हायर रेंज में। 20 टाइम इस कंपनी का पी है, जो इंडस्ट्री रेंज की बात करें तो हायर साइड में। तो वो रीजन भी तो नहीं मिल रहा है ना कि स्टॉक प्राइस आखिर बढ़े तो बढ़ेगा। और स्टॉक डायलूशन इतना ज्यादा हुआ है कि ईपीएस ग्रोथ काफी कम है, जो कि एज ए इन्वेस्टर बहुत मायने रखता है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कंपनी में, ये सब काफी हद तक ओवरकम हो गई है। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हो गई है। डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल के बहुत बहुत करीब आ रहा है। सारे नंबर, सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। इस बैंक का जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्टिव रीजन था कॉर्पोरेट लैंडिंग, वो डिसॉल्व हो चुका है। रिटेल लैंडिंग की तरफ काफी हद तक बैंक जो है वो मूव ऑन कर चुका है। रिटेल लैंडिंग ज्यादा होने से होता क्या है कि बैंक की जो ओवरऑल अर्निंग यील्ड है ना वो बढ़ जाती है। और जब अर्निंग यील्ड बढ़ती है तो सभी नंबर्स ऑटोमेटिक बेहतर होने लगते हैं। और ऑलरेडी इस कंपनी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है काफी ज्यादा है अमंग इन्वेस्टर्स। अगर कॉन्फिडेंस रीबाउंड होता है, और होने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं, तो फॉर श्योर कंपनी बैक टू द गेम आ सकती है। बहुत इजीली स्टॉक प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।